साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मधुशाला तथागत बाई संपूर्ण हिंदी साहित्य शिक्षण केंद्र भाई रविंद्र चौहान में स्वागत अभिनंदन है। आप सभी के लिए मैं जो हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा रहा हूँ, इस कड़ी में मैं साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में रमाशंकर शुक्ला रसाल जी को लेकर आया हूँ। उनका आज दूसरा वीडियो है। पार्ट 1 हमने डाल दिया है, पार्ट 2 वीडियो आप उनके बारे में जानिए। पार्ट 2 में हमने पार्ट 1 यानी कि प्रथम वीडियो में हमने उनकी रचनाओं के बारे में, उनके कथनों के बारे में विस्तार से आपको बताया था। अब अगली वीडियो जो कि सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो को अगर नहीं देखें तो सिलेक्शन नहीं होगा, ये मान के चलिए। क्योंकि रमाशंकर शुक्ला रसाल जी ने जो हिंदी साहित्य इतिहास का वर्गीकरण किया है, उस वर्गीकरण में से जो नामकरण है, नामकरण को हर एक एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, उसमें पूछता ही पूछता है। अगर नहीं करेंगे हो सकता है 1 नंबर यही कम पड़ जाए। इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आइए हम जानते हैं आज के प्रकरण में। आज का प्रसंग हमने लिया है रमाशंकर शुक्ला रसाल जी की हिंदी साहित्य इतिहास जो है उसका, साहित्य इतिहास का, उनका हिंदी साहित्य इतिहास का वर्गीकरण के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो रमाशंकर शुक्ला रसाल जी ने खासतौर से 3 भागों में बांटा है। तो कौन कौन से भाग हैं उसके बारे में थोड़ा आप लोग जान लीजिए। इन्होंने संपूर्ण साहित्य इतिहास को 3 भागों में बांटा है और प्रत्येक के 2-2 नाम तथा उपनाम दिया है। इसमें लेखकों, कवियों का उदाहरण नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आइए जानते हैं रमाशंकर शुक्ला रसाल जी के बारे में। एक इनका प्रमुख जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, हिंदी साहित्य इतिहास, ठीक, का वर्गीकरण। तो इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए कि इन्होंने 3 भागों में बांटा है। कुल पूछता है तो याद रखिएगा, कुल 3 भागों में, 3 भागों में बांटा है। कुल 3 भागों में इन्होंने बांटा है। ठीक है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास को इन्होंने कुल 3 भागों में बांटा है। प्रत्येक के 2-2 नाम तथा उपनाम दिया। प्रत्येक के 2-2 नाम दिया गया। ठीक है, 2-2 नाम है, सबका एक एक करके 2-2 नाम है। ये पूछ सकता है प्रत्येक करके कितने कितने नाम, 2-2 नाम दिया गया है। एक चीज इन्होंने जो साहित्य इतिहास लिखा, हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके बारे में थोड़ा सा एक स्टेटमेंट हमेशा बना देता है, फंसा देता है उसमें। इसमें लेखों, कवियों का उदाहरण नहीं है। ठीक है, इसमें लेख, जो भी लेख हैं प्लस कवि हैं, ठीक है, तो कवियों का उदाहरण अपने उसमें नहीं, इन्होंने पूछ देखा उदाहरण है या नहीं है, तो नहीं दिया है, नहीं है। इनके जो ग्रंथ हैं उसमें लेखों और कवियों का, लेखों प्लस कवियों का उदाहरण नहीं दिया गया है। आइए जानते हैं इनका जो वर्गीकरण किया गया है उसके बारे में। इन्होंने जो प्रथम हिंदी साहित्य इतिहास का को प्रथम भाग में बांटा है, उसे इन्होंने क्या नाम दिया है ये जान लीजिए। पहला इन्होंने आदिकाल कहा है। ठीक है, आदिकाल हिंदी साहित्य की जो प्राचीन काल रहा है, हिंदी साहित्य का, खासतौर से हिंदी की उत्पत्ति जब से हो रही है, हिंदी साहित्य जो प्राचीन काल रहा है, उसको इन्होंने आदिकाल नाम दिया, जिसे बाल्यावस्था कहा, इन्होंने कहा है बाल्यावस्था। ठीक है, तो इन्होंने हिंदी की जो साहित्य का जो आदिकाल रहा है उसको इन्होंने बाल्यावस्था नाम दिया है। तो पूछता है कि किस साहित्य इतिहासकार ने हिंदी के आदिकाल को बाल्यावस्था कहा है, तो बाल्यावस्था रमाशंकर शुक्ला रसाल जी ने कहा है। इसी आदिकाल को इन्होंने जयकाल नाम दिया, याद रखिएगा, जयकाल कहा। इसको बाल्यावस्था या इसे बाल्यावस्था भी नाम दिया है, जयकाल भी नाम दिया है। तो आदिकाल को जयकाल किसने कहा है, बार बार पूछता है। या बाल्यावस्था किसने कहा है, तो ये रमाशंकर शुक्ला रसाल जी ने। या जयकाल किसने कहा है, तो जय
इसमें थोड़ा-सा मिस्टेक है, सुधार लीजिएगा। इसको इन्होंने जय जय काव्य काल कहा, ठीक है? जय काव्य काल कहा है, ठीक है? तो जय पूछता है कि किस साहित्य इतिहासकार ने हिंदी साहित्य इतिहास को, इनका जो प्राचीन काल रहा है या आदि काल रहा है, उसको जय काव्य काल किसने कहा है? तो जय काव्य काल इन्हें, ठीक है? तो याद रखिएगा, जय काल नहीं बल्कि जय काव्य काल कहा है इन्होंने। क्योंकि जो प्रश्न पूछता है तो इससे बझा देता है, तो जय काल दे देगा, तो जय काव्य भी दे देगा, तो याद रखिए जय काव्य काल इन्होंने कहा है। रमाशंकर शुक्ला रसाल ने क्या कहा है? जय काव्य काल, और उसको बाल्यावस्था नाम दिए। बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार दोहरा रहा हूँ क्योंकि ये कई बार पूछता है, कहीं ना कहीं यह पूछा जाएगा। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल को बाल्यावस्था तथा जय काव्य काल नाम किसने दिया है? तो यह रमाशंकर शुक्ला रसाल ने दिया। इसका समय इन्होंने 1000 से 1400, 1000 विक्रम संवत, याद रखिएगा, हमने जो बताया है ना, विक्रम संवत से 1400 विक्रम संवत तक, ये तो 1000 में 57 सा घटा देंगे, समझ जाइए क्या होगा। हमने बता ही दिया फार्मूला इसका, ठीक है? तो आदिकाल को इन्होंने जय काव्य काल कहा है या बाल्यावस्था कहा है। इसका समय इन्होंने 1000 विक्रम संवत से 1400 विक्रम संवत तक इन्होंने रखा है। हमने बताया इसका दो दो भाग इन्होंने किया है, तो भाग क को इन्होंने पूर्वार्ध कहा है, पूर्वार्ध, तथा भाग ख को उत्तरार्ध कहा है, उत्तरार्ध। तो पूर्वार्ध तथा एक काल को पूर्वार्ध तथा उत्तर पूर्वार्ध का समय 1000 से 1200 विक्रम संवत तक, 1000 विक्रम संवत से 1200 विक्रम संवत तक, ठीक है? या इसको बीसी भी कह सकते हैं। 1000 विक्रम संवत से 1200 विक्रम संवत तक इन्होंने पूर्वार्ध काल रखा है, और उत्तरार्ध काल को 1200 से 1400 तक, ठीक है? 1200 बीसी से 1400 बीसी, ठीक? विक्रम संवत ही बीसी है, ठीक है? तो पूर्वार्ध और उत्तरार्ध आदिकाल को इन्होंने बाल्यावस्था काल कहा है, जिसको जय काव्य काल नाम दिया इन्होंने। 1000 विक्रम से 1400 विक्रम तक, इसको दो भाग में उपभाग में किया। पहला पूर्वार्ध, दूसरा उत्तरार्ध। पूर्वार्ध को 1000 से 1200, 1200 से उत्तरार्ध को 1200 से 1400 विक्रम संवत तक इन्होंने जो वितरण किया है, वर्गीकरण किया है किसका? हिंदी साहित्य के इतिहास का। इसके बाद दूसरा काल जो मध्यकाल रहा, उसे इन्होंने क्या कहा, याद रखिएगा, मध्यकाल। मध्यकाल यानी कि भक्ति काल का जो समय रहा है, उसको इन्होंने क्या नाम दिया? तो इसको इन्होंने किशोरावस्था कहा है। मध्यकाल को इन्होंने किशोरावस्था, किशोरावस्था, ठीक है? तो आदिकाल को बाल्यकाल किसने कहा है? तो बाल्यावस्था, तो वह रमाशंकर शुक्ला रसाल ने। हिंदी साहित्य के प्राचीन मध्यकाल को किशोरावस्था किसने कहा है? तो ये रमाशंकर शुक्ला रसाल ने। इसका समय 1400 से 1800 विक्रम संवत तक रखा गया है। 1400 बीसी से 1800 बीसी तक, इसका समय 1400 बीसी से 1800 बीसी तक मध्यकाल यानी किशोरावस्था का समय रमाशंकर शुक्ला रसाल ने रखा है। मध्यकाल को किशोरावस्था कहा है। तो याद रखिए, किशोरावस्था किसने कहा है? तो मध्यकाल को तो रमाशंकर शुक्ला रसाल ने कहा है। इसको भी इन्होंने पूर्वार्ध उत्तरार्ध दो भागों में बांटा है। पहला पूर्वार्ध, पूर्वार्ध, दूसरा उत्तरार्ध। इसी मध्यकाल को ही पूर्वार्ध तथा उत्तरार्ध कहा है, ठीक है? तो जो पूर्वार्ध रहा है, इसको इन्होंने भक्ति काल में दे दिया है, ठीक है?
भक्ति काल को जो समय रहा है, भक्ति काल का जो समय रहा है, वो पूर्वार्ध में इन्होंने शामिल किया है, ठीक है? इन्होंने नाम नहीं दिया है, बल्कि इन्होंने जो भक्ति काल का समय रहा है, जहाँ तक भक्ति आंदोलन चला, कबीर आदि, तुलसीदास जी आदि, सूरदास चले हैं भक्ति काल को लेकर के, वहाँ तक उन्होंने पूर्वार्ध कहा है, ठीक है? पूर्व अर्ध यानी कि पूर्व से अर्ध तक, आधा तक। इसके बाद उत्तरार्ध को इन्होंने उत्तरार्ध जो कि रीति काल का समय रहा है, जिसमें श्रृंगार काल या अय्यासी का काल कह सकते हैं। तो श्रृंगार काल या रीति काल को इन्होंने उत्तरार्ध काल में रीति काल को जहाँ इस रीति काल को इन्होंने कला काल कहा है, ठीक है? कला काल, यही कला काल है, ठीक है? ये बार-बार पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसी उत्तरार्ध को ही उन्होंने कला काल नाम दिया है। ठीक है? तो किसने रीति काल को कला काल कहा है, ठीक है? तो रीति काल को कला काल इन्होंने यही कहा, यही यही है उत्तरार्ध को ही, उत्तरार्ध ही ये माने कि रीति काल है, ठीक है? जो उत्तरार्ध है यही है रीति काल, यानी कि इसी को इन्होंने रमाशंकर शुक्ला रसाल ने कला काल का, रसाल कला काल, रसाल कला काल, इस तरह से याद कर लीजिएगा। कला काल किसने, तो रसाल ने कला काल। तो पूर्वार्ध भक्ति काल को इन्होंने पूर्वार्ध नाम दिया, और उत्तर काल उत्तरार्ध को इन्होंने कला काल या रीति काल को इन्होंने कला काल नाम दिया। इतना लिख लीजिए, आगे मिटाने जा रहे हैं। आगे फिर हम तीसरा बताने जाएंगे, आधुनिक काल। नहीं रहने दीजिए, आइए मैं थोड़ा कैमरा नीचे करके लिख दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा नहीं है। तीसरा काल इनका रहा है आधुनिक काल। तीसरा काल आधुनिक काल, आधुनिक काल, ठीक? आधुनिक काल, आधुनिक काल को इन्होंने युवा अवस्था नाम दिया, युवा अवस्था। तो आधुनिक काल को डॉक्टर रमाशंकर शुक्ला रसाल ने युवा अवस्था के नाम से पुकारा है। तो आधुनिक काल को इन्होंने क्या किया, हमने कहा ना, दो दो सबका वर्णन किया इन्होंने। तो पहला इन्होंने कहा है जो पूर्वार्ध, पूर्वार्ध परार्ध इन्होंने कहा है, पूर्वार्ध उत्तरार्ध, पूर्वार्ध उत्तरार्ध। तो उसमें इन्होंने आधुनिक काल में पूर्वार्ध उत्तरार्ध न प्रयोग करके, बल्कि इन्होंने परिवर्तन काल, ठीक, पूर्वार्ध को परिवर्तन काल कहा है, परिवर्तन काल नाम दिया है। तो परिवर्तन काल का समय इन्होंने 1800 से 1900 रखा है। 1800 बीसी से, ठीक, बीसी से 1900 बीसी तक इन्होंने रखा है। तो ये आधुनिक काल का समय इन्होंने 1800 से 1900 तक, 1800 बीसी से 1900 से अब तक इन्होंने रखा है, याद रखिएगा। तो आधुनिक काल को इन्होंने दो भागों में बांटा है। आधुनिक काल को युवावस्था कहा है, और इसका जो पूर्वार्ध रहा है उसको इन्होंने परिवर्तन काल नाम दिया है, ठीक है? परिवर्तन काल के बाद उसका उत्तरार्ध जो रहा है उसे वर्तमान काल नाम दिया है, ठीक है? वर्तमान, वर्तमान काल नाम इन्होंने दिया है। तो रमाशंकर शुक्ला ने इसका समय 1900 बीसी से अब तक का समय इसमें रखा, वर्तमान काल में। तो ये हो गया दोस्तों रमाशंकर शुक्ला रसाल जी के बारे में, लिख लीजिए, ठीक। अब हम नीचे कर दे रहे हैं। तो आज के प्रसंग में डॉक्टर रमाशंकर शुक्ला रसाल जी के बारे में बहुत विस्तार नहीं है, इनके बारे में बहुत पूछता भी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए रमाशंकर शुक्ला रसाल जी के बारे में हमने उनका जो वर्गीकरण रहा है हिंदू साहित्य इतिहास का, उसके बारे में विस्तार से बता दिया। आप लोग उसको बाकायदे लिख लीजिएगा। अगली वीडियो में हम मिलेंगे, इसी कड़ी में एक हिंदू साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में गणपति चंद्रगुप्त के बारे में बताएंगे। तो आचार्य ये साहित्यकार गणपति चंद्रगुप्त खासतौर से ये इतिहासकार रहे हैं। इन्होंने इस क्षेत्र में बड़ा काम किया है। इनकी बहुत रचनाएं नहीं मिलती हैं, कुछ स्टेटमेंट इन्होंने आलोचक आदि रहे हैं। इन्हें खासतौर से गणपति चंद्रगुप्त जी को वैज्ञानिक आलोचक कहा जाता है। तो अगली वीडियो मिलते हैं गणपति चंद्रगुप्त, तब तक के लिए नमस्कार। इसको लिख लीजिए, लिखना हो तो मैं थोड़ा नीचे और कर दे रहा हूँ, ठीक है।